नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो केवलम से केवल्य नाम की एक श्रृंखला का दूसरा खंड है और इसका विषय है साक्षी डायरी। जी, और ये विषय अहंकार से आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर केंद्रित है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ ऊंची ऊंची दार्शनिक बातें नहीं करता, बल्कि एक बहुत ही ठोस जमीन से जुड़ा अभ्यास हमारे सामने रखता है। बिल्कुल, और यही आज का हमारा मिशन है। हम सब ने कहीं ना कहीं ये सुना है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुबह उठकर जब ऑफिस की जल्दी होती है या ट्रैफिक में फंसते हैं तो ये ज्ञान कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता। सही बात है। तो सवाल यह है कि इस विचार को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए। और इसी सवाल के दिल में एक और दिलचस्प सवाल छुपा है जो हमारे स्रोत का आधा है। क्या लिखने के तरीके में एक छोटा सा, लगभग मामूली सा बदलाव हमारे जीवन को देखने का नजरिया, क्या वो उसे जड़ से बदल सकता है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो बातचीत की शुरुआत यहीं से करते हैं कि समस्या क्या है। स्रोत कहता है कि सिर्फ मान लेने से या दोहराते रहने से कि मैं मुक्त हूं या मैं आत्मा हूं कुछ होता नहीं है। हाँ, वो सिर्फ एक बौद्धिक तोतारटंत बन के रह जाती है। तोतारटंत बिल्कुल सही शब्द है। हाँ, और इस बात को साबित करने के लिए स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला लेकिन सीधा सा उदाहरण देता है। वो कहते हैं कि शरीर के साथ हमारी पहचान, हमारा जुड़ाव इतना गहरा है कि हम सपने में भी कभी खुद को किसी और लिंग, किसी और जेंडर में नहीं देखते। अरे हाँ, पुरुष सपने में पुरुष ही होता है, स्त्री सपने में स्त्री ही होती है। मैंने इस बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। ये तो इतनी स्वाभाविक बात है कि हम इस पर सवाल ही नहीं उठाते हैं। ये तो सच में दिखाता है कि मैं ये शरीर हूं वाली धारणा हमारे कितने गहरे अवचेतन मन में पत्थर की लकीर की तरह है। तो जब समस्या इतनी गहरी हो तो उसे सतह पर की जाने वाली बातों से नहीं बदला जा सकता। सही है। उसके लिए कोई ऐसा औजार चाहिए जो उतनी ही गहराई में जाकर काम करे। तो अगर समस्या की जड़ें इतनी गहरी हैं, तो क्या एक डायरी लिखने जैसी साधारण सी आदत वाकई इसे हिला सकती है? स्रोत इस पर क्या कहता है? यहीं पर साक्षी डायरी का जिक्र आता है। स्रोत इसे मैं से स्व की यात्रा का सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली अभ्यास कहता है। ये उस डिफॉल्ट कोड को धीरे धीरे हर रोज एक एक लाइन लिखकर रीराइट करने का तरीका है। मैं से स्व की यात्रा और उसका रास्ता एक डायरी से होके जाता है। ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी। मुझे सच में ये जानने की उत्सुकता है कि ये डायरी लिखी कैसे जाती है, ऐसा क्या अलग है इसमें? इसका आधार बहुत ही सरल है। आपको हर रोज या जब भी समय मिले अपनी डायरी में दिन भर की घटनाओं को लिखना है। लेकिन यहाँ एक क्रांतिकारी बदलाव है। आप खुद को कर्ता यानी काम करने वाला मानकर नहीं लिखेंगे। आप खुद को एक दर्शक या साक्षी के रूप में स्थापित करके लिखेंगे जो बस सब कुछ होते हुए देख रहा है। अच्छा, तो सारा खेल लिखने की भाषा का है, दृष्टिकोण का है। ये दिलचस्प है। मैंने ये किया कि जगह कुछ और लिखना होगा। स्रोत में जरूर इसके कुछ उदाहरण दिए होंगे। हाँ, और उदाहरण इतने रोजमर्रा के हैं कि कोई भी उनसे जुड़ सकता है। मान लीजिए आपने आज पराठे खाए, तो आप डायरी में ये नहीं लिखेंगे कि आज मैंने पराठे खाए। मैंने आज पराठे खाए नहीं लिखना है, ये तो समझ गया। लेकिन इसकी जगह लिखना क्या है? क्या ये कुछ ऐसा हुआ कि आज शरीर को पराठे खिलाए गए? ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये चेतना का बदलाव है। स्रोत एक बहुत ही सटीक भाषा सुझाता है। आप लिखेंगे, आज बुद्धि ने मन की पराठे खाने की मांग स्वीकार की और शरीर के माध्यम से उसका स्वाद लिया। मैं उस समय शांत भाव से इस शरीर को खाते हुए देख रहा था। वाह, ये तो पूरा का पूरा नजरिया ही पलट देता है। मैंने खाया से मैं शरीर को खाते हुए देख रहा था। इसमें तो 3 हिस्से अलग अलग हो गए। मन जिसने इच्छा की, बुद्धि जिसने फैसला लिया और शरीर जिसने काम किया। और मैं तो इन सबसे अलग बस देख रहा था। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। एक और उदाहरण लीजिए घूमने का। आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं आज घूमने गया, बल्कि आप लिखेंगे, आज बुद्धि ने मन के घूमने की इच्छा को अनुमति दी और शरीर के माध्यम से सैर का आनंद लिया। मैं इस चलते हुए शरीर और उसके आसपास के दृश्यों को केवल देख रहा था। और एक तीसरा उदाहरण जो मुझे स्रोत में बहुत पसंद आया, वो है कर्तव्य को लेकर। जैसे बच्चों के लिए टिफिन बनाना, जो एक रोज का काम है, उसे भी इसी साक्षी भाव से लिखा गया है। आज इस शरीर ने बच्चों के लिए टिफिन में पकोड़े बनाकर दिए। मैं केवल इस पूरी प्रक्रिया को घटित होते हुए देख रहा था। यहाँ आकर्षक बात यह है कि कैसे बहुत सजगता से मैं को शरीर, मन और बुद्धि के कार्यों से अलग किया जा रहा है।
आप अपने कामों की जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। आप बस अपनी पहचान को कर्ता से हटाकर साक्षी पर केंद्रित कर रहे हैं। आप एक वैज्ञानिक की तरह देख रहे हैं कि यह शरीर मन का तंत्र कैसे काम करता है। हाँ, मन इच्छा करता है, बुद्धि निर्णय लेती है और शरीर उस पर अमल करता है। और आप इन सबके पीछे खड़े शांत दृष्टा हैं। मैं बस सोच रहा हूं कि अगर पकोड़े जल गए तो क्या लिखेंगे? आज शरीर ने पकोड़ों को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान की और मैं उसे देखता रहा। मजाक एक तरफ, लेकिन ये सीधे उस बात पर चोट करता है जहां हमें सबसे ज्यादा तनाव होता है, परिणाम से जुड़ाव। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब आप सिर्फ देख रहे हैं तो पकौड़े अच्छे बने या जल जाएं, आपकी शांति भंग नहीं होती। आप बस इस घटना को भी घटते हुए देखते हैं। लेकिन इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोगों के पास रोज डायरी लिखने का समय नहीं होता। क्या उनके लिए भी कोई विकल्प है? हाँ, स्रोत इस व्यवहारिक समस्या को समझता है। उसमें कहा गया है कि यदि लिखने का समय न हो तो दिन में कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर इसी साक्षी भाव से दिन भर की घटनाओं को मन में दोहराएं। अच्छा। आंखें बंद करके अपने दिन की फिल्म को एक दर्शक की तरह देखें। सुबह उठने से लेकर रात तक जो भी हुआ उसे बिना किसी लाग लपेट के, बिना जजमेंट के बस देखें कि कैसे शरीर काम कर रहा था, मन सोच रहा था, भावनाएं आ जा रही थीं और आप इन सब से अलग खड़े होकर देख रहे थे। अभ्यास का सार वही रहता है, अलगाव और अवलोकन। ये लिखने का तरीका मैंने खाया से मैं शरीर को खाते हुए देख रहा था। ये भाषा का बदलाव ही इतना बड़ा है कि मैं सोच सकता हूं इसका दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ेगा। स्रोत इसके क्या ठोस लाभ बताता है? अगर कोई ये अभ्यास रोज करे तो उसकी जिंदगी में असल में क्या बदलेगा? स्रोत 3 मुख्य लाभों पर प्रकाश डालता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है अहंकार का विसर्जन। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। ये अहंकार का विसर्जन होता कैसे है? आसान भाषा में कहें तो जो हर बात में मैं, मेरा, मैंने किया का भाव होता है ना, वो घुलने लगता है। जब आप बार बार ये कहते हैं या लिखते हैं कि शरीर ने किया या बुद्धि ने निर्णय लिया, तो आप हर काम का श्रेय या दोष खुद पर लेना बंद कर देते हैं। अच्छा। आप हर सफलता का सेहरा अपने सिर नहीं बांधते और हर असफलता का ठीकरा खुद पर नहीं फोड़ते। स्रोत के शब्दों में, तब आप माया के एजेंट नहीं बल्कि चेतना का केंद्र बन जाते हैं। ये तो बहुत गहरा प्रभाव है। इसका मतलब है कि जीवन की घटनाओं से मिलने वाले जो व्यक्तिगत सुख दुख के झटके हैं वो कम होने लगते हैं। और दूसरा लाभ है तनाव से मुक्ति। ये पहले लाभ से ही सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपने पकोड़े वाले उदाहरण में पकड़ा था, हमारा ज्यादातर तनाव क्या होगा की चिंता से आता है, सफलता का श्रेय लेने की इच्छा और असफलता के डर से। जब आप करता ही नहीं है तो परिणाम से आपका भावनात्मक जुड़ाव अपने आप कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ देते हैं या लापरवाह हो जाते हैं। आप काम तो करते हैं लेकिन परिणाम की चिंता के बोझ के बिना। बिल्कुल, आप अपना काम करते हैं, या यूं कहें कि आप शरीर को पूरी कुशलता से काम करते हुए देखते हैं और परिणाम जो भी हो आप उससे अप्रभावित रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी आंतरिक स्वतंत्रता है। सही है। और तीसरा लाभ बताया गया है स्क्रिप्ट का छोटा होना। ये अवधारणा थोड़ी नई लग रही है। इसका क्या मतलब है, स्क्रिप्ट का छोटा होना? ये किस स्क्रिप्ट की बात हो रही है? स्क्रिप्ट से यहाँ मतलब हमारे कर्मों के लेखा जोखा या हमारे जीवन की कहानी से है। हम आम तौर पर कैसे जीते हैं, हर घटना पर प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ कहा, हमें गुस्सा आया, हमने जवाब दिया, फिर उसने कुछ कहा। ये एक अंतहीन सिलसिला है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है जो हमारे जीवन की स्क्रिप्ट को और लंबा और जटिल बनाती जाती है। और साक्षी बनने से ये स्क्रिप्ट छोटी कैसे होती है? क्या हम प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं? हाँ, एक तरह से। जैसे ही आप साक्षी बनते हैं, आप घटनाओं पर तुरंत बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। मान लीजिए किसी ने आपका अपमान किया। पहले आप तुरंत गुस्सा होते, अब आप अपमान को घटते हुए देखते हैं और अपने अंदर उठती हुई गुस्से की लहर को भी देखते हैं। आप उस लहर के साथ बह नहीं जाते, आप उसे बस देखते हैं। जब आप उस गुस्से पर कोई एक्शन नहीं लेते तो वो लहर आकर चली जाती है। आपने कोई नई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई नया कर्म नहीं बनाया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो आप पुरानी कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, आप वहीं पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। इससे आपकी जीवन की स्क्रिप्ट स्वाभाविक रूप से छोटी और सरल होने लगती है।
आप पुराने हिसाब चुकाते हैं पर नए नहीं बनाते। आपने एकदम सही समझा। ये कर्मों के चक्र को धीमा करने का, उसे शांत करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। ठीक है, यह अभ्यास शक्तिशाली तो लगता है, लेकिन क्या इसे करते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए? मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलतियां करने की भी गुंजाइश हो सकती है। स्रोत में से एक चेकलिस्ट की तरह बताया गया है। हाँ, और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना सही समझ के यह अभ्यास सिर्फ एक यांत्रिक क्रिया बनकर रह सकता है। पहली और सबसे जरूरी सावधानी है निर्णय न लेना, नो जजमेंट। मतलब डायरी लिखते समय खुद को अच्छा या बुरा नहीं कहना है, लेकिन हमारी तो आदत ही खुद को जज करने की होती है। यह तो मुश्किल होगा। आज मुझे गुस्सा आया, मैं कितना बुरा हूं, या आज मैंने ध्यान किया, मैं कितना अच्छा हूं। हम तो यही करते हैं। यदि शरीर ने आज गुस्सा किया तो बस लिखें, आज शरीर ने क्रोध की लहर को अभिव्यक्त किया और मैं उसे देख रहा था। बस इतना ही। ये नहीं लिखना कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बुरा है। आपको बस एक निष्पक्ष पत्रकार की तरह रिपोर्टिंग करनी है, जज की तरह फैसला नहीं सुनाना है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है? अगर मैं हर चीज के लिए कहने लगूं कि शरीर ने किया, मन ने चाहा, तो क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ रहा हूं? क्या ये एक तरह का आध्यात्मिक बहाना नहीं बन सकता कि मैंने नहीं किया, शरीर ने किया? स्रोत इस दुविधा के बारे में कुछ कहता है? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है। स्रोत इस बात पर बहुत स्पष्ट है। साक्षी भाव का अर्थ जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्त होना है। आप दुनिया में अपने सारे कर्तव्य पहले से भी बेहतर ढंग से निभाते हैं, क्योंकि अब आप डर या लालच के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो किया जाना है। आप अपने कार्यों के परिणाम के प्रति सजग रहते हैं, लेकिन आप उन परिणामों से अपनी पहचान नहीं जोड़ते हैं। ये जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि उसे एक ऊंचे दृष्टिकोण से निभाना है। समझ गया। तो ये एक बहुत ही बारीक रेखा है। अब दूसरी सावधानी पर आते हैं, जो दृष्टिकोण के बदलाव से जुड़ी है। स्रोत कहता है कि इस अभ्यास का लक्ष्य अपनी स्क्रिप्ट को सुधारना नहीं है। रुकिए, ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब हम सब जो अपनी बुरी आदतों से लड़ने में, उन्हें ठीक करने में इतनी ऊर्जा लगाते हैं, स्रोत ये कह रहा है कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। बस उन्हें बिना जज किए देखो और वे खुद ब खुद चली जाएंगी। ये तो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही आसान लगता है। बिल्कुल। और यही इस अभ्यास का सबसे क्रांतिकारी और उल्टा लगने वाला पहलू है। हमारी पूरी कंडीशनिंग करने और सुधारने की है। अहंकार सुधारने की कोशिश में ही फलता फूलता है। देखो मैं कितना अच्छा बन गया, देखो मैंने अपनी ये बुरी आदत छोड़ दी। साक्षी भाव उस मैं को ही समीकरण से हटा देता है। तो फिर सुधार होता कैसे अगर हम कोशिश ही ना करें तो? स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि देता है। वो कहता है कि देखने की प्रक्रिया में ही शुद्धिकरण छिपा है। जैसे ही आप बिना निर्णय के पूरी ईमानदारी से अपने क्रोध को, अपने लालच को, अपनी ईर्ष्या को बस देखना शुरू करते हैं, तो आपकी जागरूकता की रोशनी में इन नकारात्मक ऊर्जाओं को टिकने की जगह नहीं मिलती। जो कुछ भी अनावश्यक या नकारात्मक है, वो अपने आप मुरझाने लगता है। स्क्रिप्ट अपने आप छोटी होने लगती है। हाँ। मतलब हमारा काम सिर्फ टॉर्च जलाकर अंधेरे को देखना है, उससे लड़ना नहीं है। हाँ। लड़ने से तो अंधेरा और मजबूत होता है। हाँ। रोशनी पड़ते ही अंधेरा खुद गायब हो जाता है। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। प्रयास सुधारने का नहीं, सिर्फ देखने का है। सुधार एक स्वाभाविक परिणाम है, लक्ष्य नहीं। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। तो आज की चर्चा का सार यह है कि साक्षी डायरी केवल एक लिखने की तकनीक नहीं है। यह खुद को कर्ता की भूमिका से हटाकर एक साक्षी के रूप में अनुभव करने का एक व्यावहारिक और शक्तिशाली अभ्यास है। यह हमें दिखाता है कि कैसे भाषा में एक छोटा सा बदलाव हमारी चेतना में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जिससे अहंकार, तनाव और कर्मों का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है। जी, ये अभ्यास उस नींव की तरह है जिस पर आगे की आध्यात्मिक इमारत खड़ी हो सकती है। ये सिर्फ एक विचार को सिर पर ढोने के बजाय उसे अपनी रग रग में जीने का एक तरीका है। ये रोजमर्रा की जिंदगी को ही एक साधना बना देता है। और स्रोत अगली चर्चा के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ समाप्त होता है, जिसे हम श्रोताओं के लिए एक विचार के रूप में छोड़ सकते हैं। यह साक्षी भाव की नींव पर आगे की समझ बनाने जैसा लगता है। हाँ, स्रोत पूछता है, 3 अलग-अलग लेकिन बहुत गहरे दर्शनों, अजातवाद, अष्टवक्र और अद्वैतवाद के बीच का केंद्रीय बिंदु, वो एक धागा क्या है जो इन तीनों को एक साथ पिरोता है? ये एक गहरा प्रश्न है
जो इस साक्षी भाव के अभ्यास को और भी व्यापक संदर्भ में रखता है और दिखाता है कि ये यात्रा हमें कहाँ तक ले जा सकती है। इस पर हम अगली बार बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।